हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्लास नंबर क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग पहले अगेन एक क्वेश्चन उसको करते हैं, क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन पर ही बेस्ड वे भी कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं ताकि एक बार जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे एंड देन उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो लेट्स से क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह से -2x² तो अगेन सबसे पहले काम हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोगों ने एक जनरल मेथड डिस्कस किया था, याद होना चाहिए आप लोग को। तो क्या तरीका था कि अगर हमको किसी भी क्वाड्रेटिक ax² + bx + c को अगर हमको फैक्टराइज करना होगा तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इसको 0 से इक्वेट करके इसके रूट्स फाइंड करते थे अल्फा बीटा, और अगर इसके रूट्स आ गए अल्फा बीटा तो अब इस क्वाड्रेटिक ax² + bx + c को फैक्टराइज करके हम लिख सकते थे ax - अल्फा x - बीटा, इस तरह से। ये बात याद है ना? तो चलिए सबसे पहले अगेन यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक है इसको फैक्टराइज किया जाए तो तरीका वही रहेगा। सबसे पहला काम इसको 0 से इक्वेट किया जाए और इसके रूट्स फाइंड किए जाए। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए हमको, -b ± √b² है ना। यहाँ पे a की वैल्यू है -2 है ना। बताया था कि हमेशा कोफिशिएंट साइन के साथ कंसीडर करेंगे। a -2 हो गया, b आपका +3 हो गया, c आपका +1 हो गया। -b ± √b² -4 × a × c डिवाइडेड बाय 2 × a है ना। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, -3 ± √9, ये माइनस प्लस हो गया, 4 to 8, 9 + 8 17/-4। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 3, प्लस वाला साइन हो जाएगा माइनस, माइनस वाला साइन हो जाएगा प्लस, √17/4। ठीक, तो कहने का मतलब हमको x की यहाँ से दो वैल्यूज मिल जाएगी। एक वैल्यू हो जाएगी 3 - √17/4 और एक वैल्यू हो जाएगी 3 + √17/4। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब नंबर लाइन पर हम इन वैल्यूज को मार्क करेंगे तो हमको इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसे हमको पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर 16 होगा तो √16 आपका हो जाता 4, तो ये 17 है √17, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास मान सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखनी है तो इसको लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली 4 मान लेते हैं। तो 3 - 4 -1 -1/4, मतलब इस वाले की जो वैल्यू होगी आपका जो रूट मिला 3 - √17/4, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई है ना 3, इसको हम 4 कह देते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 3 - 4 तो -1/4, -1/4 मतलब -0.25, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। और इसकी जो दूसरी वैल्यू थी दैट इज 3 + √17/4, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट 4 हो गया, 4 + 3 7, 7/4, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 7/4। तो ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, मतलब 1 और 2 के बीच की वैल्यू हो जाएगी। तो अगेन हमको बहुत एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं, केवल हमको ये देख लेना है कि ये अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पर लाई करेगा। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये 1 से 2 के बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इतनी बात हमको क्लियर। अब चलिए फिर इसका वे भी कर्व बनाते हैं। ठीक, तो एक बार पहले पूरा वीडियो देख लेंगे एंड देन उसके बाद सेकेंड टाइम जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें अगेन कॉपी में नोट करेंगे, नोट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे, है ना। एंड सिर्फ मैथ्स में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में ज़रूर से इस तरह से कर रहे हो। तो अब
इसको हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके क्या तरीका बताया गया था, कैसे लिख सकते हैं, a टाइम्स x है ना, a लिखना नहीं भूलेंगे, यहाँ पे a कितना है -2, तो a टाइम्स x माइनस अल्फा, तो एक रूट आ गया है 3 माइनस रूट 17/4 x माइनस अल्फा, और एक हो गया x माइनस बीटा 3 प्लस रूट 17/4, ऐसा। इस पूरे का होल क्यूब है, तो इसका भी होल क्यूब हो जाएगा, इस टर्म का भी होल क्यूब हो जाएगा, इस टर्म का भी होल क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2, एंड हमको फाइंड करना है कि ये एक्सप्रेशन कहाँ पर हुआ है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। तो अब इसका वेरिएबल बनाना है, कौन कौन सी वैल्यूज, तो हमने वैल्यू फाइंड करते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई थी, अप्रोक्सीमेटली -1/4 -0.25, ये कितना आ गया था 7/4, मतलब 1 और 2 के बीच की वैल्यू, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा -2, तो ये आपको मिल गया 1। ये वाली वैल्यू 7/4 1 से बड़ी वैल्यू थी, तो ये वैल्यू 1 से आगे लाई करेगी, दैट इज 3 प्लस √17/4, ठीक। ये वैल्यू आपकी -0.25 अप्रोक्सीमेटली थी, ये वैल्यू आपकी -2 है ना, तो ये तो और स्मॉलर वैल्यू है, तो नंबर लाइन पर ये वैल्यू आपको पहले मिलेगी 3 माइनस √17/4, एंड इससे भी छोटी वैल्यू होगी आपकी -2, ठीक। अब कहाँ इवन का ऑड, ये जहाँ से भी मिला है इसका पावर कैसा है, तो ऑड, 1 कहाँ से मिला है उसका पावर कैसा है, तो इवन, ये जहाँ से मिला है इसका पावर ऑड, ये जहाँ से मिला है इसका पावर अगेन 1 यानी कि ऑड। यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, ये टर्म आपका न्यूमरेटर से है, यहाँ 0 1 पर अनडिफाइंड, यहाँ पर अगेन 0, यहाँ पर अगेन अनडिफाइंड। अब 3 प्लस √17/4, ये 7/4 था, 1 पॉइंट समथिंग है, इससे कुछ बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 10 ले ली, ठीक, 10 पुट कर दीजिए, पॉजिटिव 10 माइनस 7/4 के आसपास है, पॉजिटिव 10 माइनस -0.25, ये भी पॉजिटिव, तो सारे टर्म्स पॉजिटिव आ गए है ना, तो सारे टर्म्स पॉजिटिव आ गए, तो हम लोग यहाँ किससे स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव से, नहीं, इस केस में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर नेगेटिव से। गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, एंड बहुत सारे लोगों ने पिछले डाउट सेशन में ये चीज़ पूछा भी था कि सर ये जो कांस्टेंट वैल्यू अगर यहाँ पर है तो इसका क्या रोल है ना, मैंने चीज़ बोली थी कि कांस्टेंट का रोल साइन डिसाइड करते समय हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, आप जो साइन स्कीम बना रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि केवल इन 4 एक्सप्रेशन, मतलब आपका एक्सप्रेशन केवल ऐसा तो नहीं कि यहाँ से यहाँ तक केवल इस एक्सप्रेशन का तो हम साइन स्कीम नहीं बना रहे, एक्सप्रेशन तो ये हमारा पूरा है ना भाई, एक्सप्रेशन में ये -2 भी तो इंक्लूडेड है, तो एक्सप्रेशन तो ये पूरा हुआ ना, तो जो हमको साइन देखना होगा वो तो इस पूरे का देखना होगा, ऐसा थोड़ा ना कि ये पॉजिटिव सारे टर्म्स x वाले पॉजिटिव आ गए तो पॉजिटिव, क्या हम केवल इन x वाले टर्म्स का साइन स्कीम बना रहे, नहीं, हमारा एक्सप्रेशन तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, तो हमको साइन स्कीम इस पूरे का बनाना है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव बना, हमको वो देखना होगा, तो जब हमने 10 पुट किया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन -2 का क्यूब ये कैसा आएगा, नेगेटिव आ गया, अब ये नेगेटिव हो गया और बाकी सब पॉजिटिव बना, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा हो गया, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव हो, ये बात सुन रहे हैं, ये चीज़ गलती करते हैं, तो जब आपने वैल्यू पुट करी और आपने, है ना, सबसे राइट वाले इंटरवल के लिए हम कोई वैल्यू पुट करते हैं और साइन देखते हैं, तो आपने इसको पुट किया, आपने इसका ओवरऑल साइन देखा, तो ये सारे टर्म्स आपको पॉजिटिव मिल गए, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है भाई ये भी तो आपके पूरे एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड है और हम इस पूरे का साइन स्कीम बना रहे हैं, तो ये सारे टर्म्स पॉजिटिव है, लेकिन ये अगर नेगेटिव है तो ये पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव बना देगा, इसलिए हम जो साइन स्टार्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव से करेंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए, गलती नहीं करेंगे, हमेशा सारी चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपका पूरा एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, आपने स्टार्टिंग में एक जगह गलती कर दी तो फिर आप यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट कर दीजिएगा, तो आपका पूरा साइंस की उल्टा बन जाएगा, आपका पूरा आंसर गलत आएगा, ठीक है।
पहली बात ये होगी कि यहाँ से अगर आगे कोई वैल्यू ले रहे हैं तो अब हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव नहीं है, हमारा ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा नेगेटिव है। अब नेगेटिव के बाद ऑड पर हम साइन चेंज करेंगे, इवन पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, ऑड पर अगेन साइन चेंज, ऑड पर अगेन साइन चेंज। तो उनसे पूछा गया था कहाँ पर है एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ नेगेटिव है चलिए रिपोर्ट किया जाए। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 3 माइनस रूट 17/4 तक। यहाँ पर अनडिफाइंड है, हम लोग समझते हैं ओपन रहेगा, यहाँ पर 0 है, ये क्लोज रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन कहाँ पर इक्वल टू 0 हुआ है वो चीज़ पूछी गई, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 0 है, तो इसको इसलिए इंक्लूड करेंगे। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन अब कर लिए इस तरीके, तो ये वाली बात अब क्लियर होनी चाहिए इसको, है ना। और भी नेगेटिव देख रहे हैं तो 3 प्लस रूट 17/4 से लेकर के इन्फिनिट तक नेगेटिव है, इसको भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक्सप्रेशन 0 है। प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट पर हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। जिन भी क्वेश्चन में इक्वल टू 0 है एक बार चेक कर लीजिए कि आपका एक्सप्रेशन जहाँ जहाँ भी 0 हुआ है क्या उन वैल्यूज को आप अपने आंसर में इंक्लूड कर चुके हैं या नहीं। मैंने बहुत बार बोला है क्योंकि गलती करते हैं, भूल जाते हैं, मिस करते हैं ना। एक बार देख लीजिए क्या ये वैल्यूज इंक्लूडेड है आपके आंसर में। अभी हम दोनों वैल्यूज को इंक्लूड कर चुके हैं, तो हमको अलग से और किसी वैल्यू का यूनियन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो वे भी कर हम लोग जैसे बना देते हैं बिल्कुल वैसे ही, बेसिक कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। फैक्टराइजेशन वाली बात भी अब हमको क्लियर हो जानी चाहिए। a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि कांस्टेंट का क्या रोल है, तो वो वाली बात भी क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में किसी का डाउट ऐसा भी हो सकता है कि इस -2 का क्यूब, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इससे डिवाइड करना है। तो ये चीज बताई है कि इनइक्वालिटी में अगर आप किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको उसका साइन पता होना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू है। और ये भी बताया था कि नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको अपने एक्सप्रेशन का, इनइक्वालिटी का जो साइन है उसको आपको रिवर्स करना होगा। किसी ने बोला कि चलिए -8 से डिवाइड कर देते हैं, तो -8 से जब आप डिवाइड करेंगे, यहीं चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा, -8 से आपने डिवाइड किया तो अब इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा एंड 0/-8 ये 0 ही रहेगा। तो अब तो आप बोलेंगे कि सर अब तो ये ग्रेटर देन 0 बन गया, तो अब तो हमको आंसर कुछ और मिलने लगेगा, बट ऐसा नहीं होगा। अब आप जब इसके लिए साइन स्कीम बना करके ऑब्जर्व करेंगे, अब ये हम खुद नहीं बनाएंगे, ये आपके ऊपर आप छोड़ देते हैं, इसको आप खुद से बना कर देंगे। अब इस केस में जो साइन स्कीम ही बनेगा वही इसका पूरा ऑपोजिट बनेगा। कहने का मतलब फाइनल आंसर आपको सेम ही मिलेगा। कुछ लोग को डाउट होता है कि अगर हम इस कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा साइन चेंज हो गया। अब साइन चेंज हो गया तो हमको आंसर कुछ और दिखने लगेगा, तो हम ये वाला इंटरवल लेंगे। लेकिन नहीं, जब आपने -2 क्यूब से डिवाइड किया तो आपका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। आपका एक्सप्रेशन चेंज हो गया तो अब जब इसका साइन स्कीम बना के देखेंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, या आपको खुद से करके देखना होगा। अब जब इसका साइन स्कीम बनाएंगे तो साइन स्कीम ये नहीं आएगा, साइन स्कीम इसका अलग बनेगा, इसका डिफरेंट आएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट साइन स्कीम आएगा। एंड जब आप इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए उस साइन स्कीम से रिपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे फाइनल आंसर सेम आएगा। भाई फाइनल आंसर तो सेम आना ही चाहिए ना, ओवरऑल एक्सप्रेशन तो हमारा सेम ही है ना। हमने इसमें कुछ ऐसा चेंज तो नहीं किया, भाई हमने -2 क्यूब से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। अगर हम सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो ओवरऑल तो एक्सप्रेशन में नहीं चेंज हो रहा है ना, बोथ साइड सेम चीज ही हमने करी, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन में नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए साइन स्कीम है ना, क्योंकि कहने वाला एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज है इसलिए साइन भी चेंज होगा, है ना। बट जो ओवरऑल ये बेसिक चीज है इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसलिए चाहे आप इसका साइन स्कीम बनाए, चाहे आप -2 क्यूब से डिवाइड करके तब उसका साइन स्कीम बनाए, फाइनल आंसर जब आप रिपोर्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आपका दोनों केस में सेम है। आप इसका साइन स्कीम बना के देख लेंगे एंड इस एक्सप्रेशन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक बार आंसर रिपोर्ट करके देखिएगा, आंसर आपका एग्जैक्टली सेम ये रहना चाहिए। ठीक, तो दो चीजें बिल्कुल क्लियर रखेंगे। पहला
कि कांस्टेंट वैल्यू का भी रोल होता है ना। कांस्टेंट वैल्यू आपका साइन डिसाइड करने में फर्क ला सकता है, पहली चीज है ना। दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं कि कांस्टेंट से हम डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारा आंसर अलग आ जाएगा, नहीं, क्योंकि जैसे ही हम कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो आपका साइन स्कीम भी हो सकता है चेंज हो जाए, है ना। बट फाइनल आंसर जो आप रिपोर्ट करेंगे आप देख सकते हैं फाइनल आंसर आपका हर केस में सेम है। तो हमारा क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बोथ साइड किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया है तो हमारा बेसिक क्वेश्चन नहीं चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन नहीं चेंज हो रहा है तो हमारा फाइनल आंसर भी चेंज नहीं होगा ना। ये वाली बात हमको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका प्रोसीजर सही है, अगर आप कहीं पर कोई एरर नहीं कर रहे हैं तो फाइनल आंसर आप कैसे भी प्रोसीड करेंगे फाइनल आंसर आपका सेम ही आना चाहिए, चाहे आप तरीका कोई भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब इसको हटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं उस वाली बात पर जो मैं बोला था कि आप लोग एक बार खुद से सोचेंगे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था ऐसा, इसको मैंने फैक्टराइज करके लिखा था, है ना। ए यहाँ पे वन हो गया था, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या हम लोग अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नहीं आते हैं तो अब क्या हम लोग इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख भी सकते हैं? क्या ये फैक्टराइजेशन लिखना सही होगा या नहीं? एंड देन वेवी कर्व में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, वो आगे की बात है ना, उसको भी कभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज तो हमको यही समझ में आना चाहिए कि क्या इसको ऐसे लिखना भी सही है या नहीं सही, है ना। तो हमने प्रूफ डिस्कस किया हम लोगों ने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसका हमने प्रूफ डिस्कस किया था। एंड जो भी चीज़ें हम लोग मैथ से पढ़ेंगे, हम लोग जितने भी फॉर्मूलेस हैं, जितनी भी चीज़ें, सबका प्रूफ डिस्कस करेंगे, इसीलिए ताकि हमको हर एक चीज़ बहुत बेसिक से क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी याद करने जैसा नहीं होना चाहिए। आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अच्छा अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। इसीलिए आपको हर चीज़ का प्रूफ बताया जाएगा, हर एक एक्सप्रेशन का जो भी हम लोग यूज़ करेंगे, हर एक फॉर्मूले का जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, हर एक चीज़ का प्रूफ आपको बताया जाएगा ताकि आपको हर चीज़ का रीज़न क्लियर हो कि अच्छा अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। अगर आपको याद हो तो इसके प्रूफ में, है ना, हम लोगों ने इसको एक्सपैंड किया था तो ये ऐसा कुछ बन गया था एक्स स्क्वायर देन माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स एंड देन प्लस अल्फा बीटा, एंड देन हमने अल्फा प्लस बीटा को पुट किया था माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा को पुट किया था हमने सी बाई ए। तो क्या इस पूरे प्रूफ में, प्रूफ हमको याद होना चाहिए ना, क्या इस पूरे प्रूफ में कहीं पर ऐसी कोई कंडीशन थी या कहीं पर हमने कोई ऐसी बात करी थी या कहीं ऐसे हमने कोई लिमिटेशन लगाई थी कि अल्फा बीटा रियल होना चाहिए? जैसे हम लोग सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाली बात तो समझते हैं, तो उन्होंने 9-10 में पढ़ा है। तो अगर हम आपको जैसे ऐसा क्वाड्रेटिक देते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और हमसे बोलते हैं कि भाई इसके रूट्स अल्फा बीटा है, चलिए आप हमको अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो क्या आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते माइनस ऑफ बी बाई ए? एंड क्या आपसे अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछते तो क्या आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, सी बाई ए नहीं लिखते? कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, क्या इसको लिखने पर कोई कंडीशन होती है क्या? क्या हम लोगों ने कभी कहीं ऐसा पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए तभी लिख सकते हैं जब रियल है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा को सी बाई ए तभी ऐसा लिख सकते हैं जब अल्फा बीटा रियल है? क्या ऐसी कोई कंडीशन होती है ना? आपका क्वाड्रेटिक कैसा भी हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हर जगह हम लोग अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए लिखते हैं।
हर जगह अल्फा इंटू बीटा को हम लोग सी बाई लिखते हैं। इस पर कहीं तो कोई कंडीशन होती नहीं थी, ऐसा तो नहीं था कि अल्फा बीटा रियल होगा तभी ऐसा कर सकते हैं, अल्फा बीटा रियल होगा तभी प्रोडक्ट ऐसा लिखते हैं, ऐसा तो नहीं है। मतलब ये जो चीज़ लिखी गई है ये तो हर जगह वैलिड है कि भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये तो हर क्वाड्रेटिक के केस में होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा भी सी बाई ए, ये तो हर क्वाड्रेटिक के केस में होगा, इस पर तो कोई कंडीशन नहीं है। एंड जो हमारा पूरा प्रूफ था उस पूरे प्रूफ में केवल यही दो बातें तो हमने यूज करी थी भाई, इसको हमने एक्सपैंड कर दिया था और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए लिखा और अल्फा बीटा को सी बाई ए लिखा, इसके अलावा और कुछ तो नहीं किया था पूरे में, बस एक्सपैंड करके ये वैल्यू पुट की थी एंड देन इसे ओपन कर दिया था, ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया था, ये याद है। तो इस पूरे प्रूफ में यही दो बातें तो यूज हो गई थी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है एंड अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए। तो अगर इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप इसको हर जगह लिख सकते हैं, अगर हर क्वाड्रेटिक के लिए ये रिजल्ट वैलिड है अगर, तो फिर तो ये प्रूफ भी हमारा हर जगह वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्रूफ में केवल यही दोनों बातें तो यूज हुई हैं कि अल्फा प्लस बीटा को हमने माइनस बी बाई ए लिखा एंड अल्फा इंटू बीटा को हमने सी बाई लिखा। तो अगर इसमें कोई लिमिटेशन या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर ये हर क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड है, चाहे आपके रूट्स रियल हो चाहे नहीं हो, चाहे इमेजिनरी हो, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो, कैसा भी क्वाड्रेटिक, ये तो हर जगह वैलिड होता है। और अगर ये हर जगह वैलिड है तो फिर जो हमने प्रूफ लिखा ये भी हर जगह वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्रूफ में यही बातें यूज हुई, इसी कंसेप्ट का या इसी बात का यूज हुआ है। तो अगर ये चीज जनरल है, हर क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड है, तो फिर ये भी चीज जनरल है, हर क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड है। तो पहली चीज तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि अगर अल्फा बीटा रियल है तभी ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि केवल अल्फा बीटा रियल के लिए ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं, आप किसी भी क्वाड्रेटिक को, चाहे उसके रूट्स रियल हो नहीं हो, रैशनल हो इरेशनल कुछ भी हो, हर क्वाड्रेटिक को हमेशा आप लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा हर जगह, इसके लिए कोई कंडीशन कोई लिमिटेशन नहीं। दिस इज वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कैसा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमेशा लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक, चलिए एक बार इसको यहाँ वेरीफाई भी करके देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो जो LHS है, जो RHS है, चलिए इसको एक बार ओपन कर देते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3/2 एंड देन माइनस ऑफ एक्स के साथ माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 3/2 एंड ये और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन प्लस ये माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस 3/2 एंड ये माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। क्या लिखने क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया अब एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में माइनस एक्स कॉमन ले लिया। अब जो माइनस एक्स कॉमन लिया एलसीएम आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में देखिए क्या बनेगा, माइनस वन माइनस ऑफ अंडर रूट माइनस 3 देन एक और माइनस वन एंड देन प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस। तो ये अंडर रूट ऑफ माइनस 3 यहाँ प्लस यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, इसमें देखते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, माइनस वन को थोड़ी देर के लिए कह दीजिए x, माइनस वन को कह दीजिए x और अंडर रूट ऑफ माइनस 3 को कह दीजिए y, है ना। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि लिखा हुआ है x प्लस y और ये लिखा है x माइनस y, है ना। x प्लस y x माइनस y, इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, तो ये हो गया x प्लस y, ये हो गया x माइनस y। तो हमको पता है x प्लस y x माइनस y क्या बनता है, x का स्क्वायर माइनस ऑफ y का स्क्वायर माइनस ऑफ y का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ x, अच्छा माइनस वन माइनस टू बाई टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा,
अब आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन आ गया इसको हम इधर लिख देते हैं। ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस एक्स एंड 1 प्लस 4 सॉरी 1 प्लस 3 दैट इज 4/4 ये हो गया 1। ये आपका LHS के बराबर एंड ये आना भी चाहिए था, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक को हम a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकते हैं, ये हर जगह वैलिड है। तो अगर ये हर जगह वैलिड है तो ये हर जगह आना भी चाहिए। कैसा भी क्वाड्रेटिक है आप इसको फैक्टराइज अगर आप ऐसे करके लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आई थिंक ये बात की इसको वेरीफाई करने के लिए हमने इसको एक्सपैंड कर दिया एंड ये आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्सप्रेशन इस तरह से लिखना हर जगह वैलिड है। तो अगर ये ट्रू है तो इसको ओपन करने पर इसके बराबर आना ही चाहिए था। एंड हम देख रहे हैं कि LHS RHS को जब हम ओपन करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये LHS के बराबर आ गया। ठीक है, ओके। ओके, तो अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नहीं है तो भी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, वाली बात भी क्लियर है। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन पर कि मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा क्वाड्रेटिक हमको दिया है एंड अब हमको x के लिए सॉल्व करना है, तो अब इसका वेवी कर्व बनाया जाए। तो वेवी कर्व के लिए पहले फैक्टराइज करना होगा, तो इसका भी उन्होंने फैक्टराइजेशन देगा, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरह से भाई a टाइम्स x माइनस a रूट है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3/2 और ये रूट आ गया था -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3/2। पूरे का होल क्यूब है तो इसका क्यूब हो गया, इसका भी क्यूब हो गया, इसका भी क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन तक की तो बात सही थी कि भाई फैक्टराइज तो हम कर सकते हैं, उसमें तो कोई गलती नहीं है, बहुत सारा डिस्कशन हम लोग का हो गया। अब बात आती है कि भाई फैक्टराइज तो कर सकते हैं, लेकिन अब इसका वेवी कर्व कैसे बनेगा? क्योंकि वेवी कर्व में क्या किया गया कि भाई अब हम आपसे बोले कि चलिए अब इसका वेवी कर्व बनाएंगे, तो आप बोलेंगे कि भाई हर एक फैक्टर को हम करेंगे 0 से इक्वेट, फिर उसको नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। तो ठीक है भाई, यहाँ से एक वैल्यू आ गई -1, यहाँ से एक वैल्यू आ गई +2, तो नंबर लाइन पे हमको मिल गया -1, हमको मिल गया +2। फिर आप करेंगे इसको भी 0 से इक्वेट, इसको भी 0 से इक्वेट, और फिर आप कहेंगे कि चलिए यहाँ से जो x की हमको वैल्यू मिल रही है इसको भी नंबर लाइन पे मार्क किया। ठीक, हम लोग यही करते थे, वेवी कर्व ऐसे ही बनाते थे, हर फैक्टर को 0 से इक्वेट करते थे, नंबर लाइन पे मार्क करते थे। लेकिन अब तो यहाँ फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इस फैक्टर को या इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, या तो ये वैल्यू मिलेगी या तो माइनस वाली, यहाँ से माइनस वाली वैल्यू मिलेगी -1 माइनस रूट -3/2, यहाँ से -1 प्लस अंडर रूट -3/2, ऐसी वैल्यूज मिलेंगी। बट ये वैल्यू रियल तो है नहीं, है ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -3 आ गया, नेगेटिव वैल्यूज का है ना स्क्वायर रूट, ये तो डिफाइन नहीं है रियल नंबर, तो ये तो रियल नंबर नहीं है। अब ये रियल नंबर है नहीं तो इसको हम रियल एक्सिस पे मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारा रियल नंबर लाइन है ना, ये तो -∞ से +∞ तक, ये तो रियल नंबर का लाइन है। तो किसी रियल नंबर लाइन पे आप इस इमेजिनरी वैल्यू को तो यहाँ मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो सारे रियल नंबर्स ही हमको मिलेंगे। तो अब इन वैल्यूज को मार्क कहाँ किया जाए, और जब तक मार्क नहीं करेंगे तो फिर वेवी कर्व कैसे बनाएंगे? तो अब यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट यूज करेंगे, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, एंड उस स्टेटमेंट के प्रूफ में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको खुद इसका रीजन समझ में आ जाएगा कि ऐसा यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है। तो
अभी हम इसके प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक ऐसा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसके रूट्स रियल नहीं आते, है ना, फिर से बोल रहे हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसके रूट्स रियल नहीं आते, तो ऐसे क्वाड्रेटिक का इस नंबर लाइन पर कोई रोल नहीं होता। कहने का मतलब नंबर लाइन पर केवल हमको उन्हीं वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, उन रियल वैल्यूज की जरूरत पड़ती है जहां पर हमारा फैक्टर जीरो होता है। क्या है मतलब, अगर आपका जो भी ये फैक्टर है, ये अगर किसी रियल वैल्यू पे जीरो हो रहा है ना, जैसे हमने क्या किया, हर फैक्टर को जीरो से इक्वेट किया, वैल्यूज को मार्क किया, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है, अगर वो एक रियल वैल्यू है तो ही हमको यहाँ पर उसको मार्क करने की जरूरत है। अगर वो वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी x की वो रियल वैल्यू नहीं है, तो अब हमको ऐसी वैल्यूज को मार्क करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ये कह सकते हैं कि अब ऐसे क्वाड्रेटिक का नंबर लाइन पर वैल्यूज मार्क करते समय कोई रोल नहीं है। इस क्वाड्रेटिक का हमारे लिए कोई रोल नहीं, यहाँ पर नंबर लाइन पे वैल्यूज मार्क करते समय, है ना, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला कि ऐसे क्वाड्रेटिक का जिसके रूट्स रियल नहीं है, इसका वैल्यूज मार्क करते समय अभी कोई रोल नहीं है। मतलब वैल्यूज आप केवल वही मार्क करेंगे जहां से आपको x की रियल वैल्यू मिल रही है, ठीक। तो हमने रियल वैल्यूज मार्क कर दी। ऑड इवन लिख लिया जाए, 2 पर इवन है, एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है, 1 पर ऑड है एंड 1 पे ऑड है, यहाँ भी एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है। तो ऐसे एक्सप्रेशन का वैल्यूज मार्क करते समय तो कोई रोल नहीं होता, लेकिन ऐसे वैल्यूज का एक्सप्रेशन का साइन डिसाइड करते समय रोल होता है ना। अब जैसे हम लोग सबसे पहला साइन जैसे लिखते थे, तो सबसे राइट वाला इंटरवल लेते थे, यहाँ की वैल्यू पुट करते थे। तो जब आप 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे, मान लीजिए आपने 5 लिया है ना, तो आपने पुट किया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये तो पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए हमने 5 लिया, हमने 5 यहाँ पे, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई पूरा एक्सप्रेशन कैसा बना, पॉजिटिव है नेगेटिव, है ना। तभी तो हम यहाँ का साइन बना पाएंगे पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन ये भी तो हमारे एक्सप्रेशन का पार्ट है। बिल्कुल वैसी बात होगी जैसा अभी हम लोग कांस्टेंट के लिए कह रहे थे ना, कि कांस्टेंट का साइन स्कीम में यहाँ पे वैल्यू देखते समय तो कोई रोल नहीं था, लेकिन साइन डिसाइड करते समय उसका इंपॉर्टेंस है, उसका रोल है। तो सेम वैसी चीज इस एक्सप्रेशन की, ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स रियल नहीं है, तो उसका वैल्यूज लिखते समय कोई रोल नहीं है। आप वैल्यूज केवल वही लिखिए जहां से आपको x की रियल वैल्यूज मिलेगी, लेकिन यहाँ पर साइन देखते समय इसका रोल होगा, ठीक। तो अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो बोला गया है, इसका रीजन आपको क्वाड्रेटिक में समझ में आएगा। आप देख लीजिए कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कैसा है। x² का कोफिशिएंट जैसा होगा आपका ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वैसा होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। मतलब अब आप यहाँ पर x की कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए, इसका जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब ये ओवरऑल हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। अगर x² का कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव हुआ, तो फिर ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा। फिर से बोलता हूँ, वैल्यूज मार्क करते समय इसका कोई रोल नहीं, लेकिन साइन डिसाइड करते समय हमको एक बार देख लेना होगा कि हमारा ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि अब इसकी वजह से साइन में फर्क पड़ेगा। भाई ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब अगर ये भी पॉजिटिव आया तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हुआ, तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। अगर ये आ गया नेगेटिव और नीचे है पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो गया तो हम साइन स्टार्ट करेंगे नेगेटिव से। कहने का मतलब साइन डिसाइड करने में इसका रोल है। अब
ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये केवल x स्क्वायर के कोफिशिएंट से गवर्न होता है। अगेन मैं अभी केवल सिर्फ वैसे ही क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ जिसमें आप उसको रियल फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते, जिसके रूट्स रियल नहीं है। अगर रूट्स रियल है तब तो हम फैक्टराइज करके जैसे अभी तक करते हैं वैसे करेंगे। अगर रूट्स रियल नहीं है तभी हम लोग ये वाली बात, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इसका वैल्यूज में कोई रोल नहीं है। साइन अगर आपको देखना है तो इसका साइन डिसाइड होगा सिर्फ इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नहीं है तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो फिर ये एक्सप्रेशन भी नेगेटिव होगा। ध्यान रखिए, है ना। जिसके रूट्स रियल नहीं है उसका साइन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन भी कैसा हो गया? पॉजिटिव। उसका क्यूब भी रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरा कैसा हो गया? पॉजिटिव। स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से, इवन पर साइन में नो चेंज, ऑड पर साइन चेंज। हमसे क्या पूछा गया था? कहाँ पर होगा लेस देन इक्वल टू 0? तो कहाँ नेगेटिव दिख रहा है? चलिए आंसर लिखा जाए। x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से लेकर के -1। ठीक, माइनस इनफिनाइट पर ओपन रहेगा, -1 पर एक्सप्रेशन अनडिफाइंड ओपन रहेगा। 0 पर इक्वालिटी है, क्या कहीं पर भी ये 0 हो रहा है? नहीं, है ना। तो अलग से और कोई वैल्यू अभी हमको देखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू 0 कहीं पर नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इनफिनाइट से -1। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं और चलिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, इसको खुद से कंटिन्यू करिए, खुद से इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे एंड उसके बाद वीडियो को आगे देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसको नोट डाउन करिए, वीडियो यहीं पर पॉज करिए, इसको खुद से बनाइए, इसका विविगर बनाइए, इसका फाइनल आंसर रिपोर्ट करिए, खुद से करिए, है ना। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन वाली बात समझते हैं, रूट्स अगर रियल नहीं है तो भी क्या करना है वो वाली भी बात बता दी। तो एक बार इसको खुद से पूरा ट्राई करेंगे, वीडियो को यहीं पर पॉज करके इसको ट्राई करिए एंड देन इसके बाद जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं उसके बाद लिखेंगे। पहले खुद से आंसर लिखेंगे, उसके बाद खुद से पूरा ट्राई करने के बाद ही वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगेन जैसे आप इसके रूट्स लिखेंगे, है ना, तो आप देख सकते हैं इसके रूट्स रियल नहीं आए। ठीक, तो रूट्स अगर रियल नहीं आ रहे हैं तो अगेन वेवी कर्व पे वैल्यूज मार्क करते समय इसकी हमको कोई जरूरत नहीं, इसका कोई रोल नहीं। यहाँ से x की रियल वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन क्लास में कराया है पहले। यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। केवल जिन फैक्टर से हमको रियल वैल्यूज मिल रही उसी का केवल रोल है। यहाँ पर इवन, अनडिफाइंड, यहाँ पर ऑड, अगेन एक्सप्रेशन अनडिफाइंड। अब 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं हम, ये 2, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब जिन क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नहीं है उसके लिए मैंने क्या बताया, आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जैसा होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वैसा ही साइन इस एक्सप्रेशन का होगा।
ठीक। तो अब यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा दिख रहा है हमको? नेगेटिव। तो आप बोलेंगे भाई ये पॉजिटिव और ये एक्सप्रेशन हो गया नेगेटिव, तो पूरा ये कैसा हो गया? नेगेटिव। तो साइन किससे स्टार्ट करेंगे? नेगेटिव से, है ना भाई। ये पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है नहीं, तो जब रूट्स रियल नहीं है तो हम बोलेंगे कि हमको केवल x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, उसी से इस एक्सप्रेशन का साइन डिसाइड हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो एक्सप्रेशन कैसा हो गया? नेगेटिव। साइन किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग? नेगेटिव से। साइन हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? नेगेटिव से। तो अभी छोटी सी गलती कर रहे हैं जो भी लोग नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हम लोग गलती करते हैं, तो बहुत आपको हर जगह बहुत ध्यान रखना। क्या गलती? ये ठीक है, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव हो, बट जो कंसेप्ट है कि भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको क्या बताता है? आपको उस एक्सप्रेशन का साइन दे देता है। तो ठीक है भाई, ये एक्सप्रेशन जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमारा नेगेटिव हो, बट इसका होल स्क्वायर भी तो है यहाँ पर। फिर से वही बात है, आप केवल ऐसा थोड़ा ना कि आप इसका साइन स्क्वायर बना रहे हैं, आपका जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें यहाँ पे होल स्क्वायर है इसका, तो वो बात ठीक है। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नहीं है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको उस एक्सप्रेशन का साइन देगा, तो ठीक है, आपको केवल जो साइन मिलेगा वो इस एक्सप्रेशन का मिलेगा। अब इसका कुछ पावर भी तो हो सकता है, तो क्वेश्चन में तो जो एक्सप्रेशन है वो ये पूरा है, तो हमको सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी जगह ही गलती करते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव ठीक है, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन इसका होल स्क्वायर है और नेगेटिव वैल्यू का होल स्क्वायर भी कर देंगे, तो अब ये पूरा कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। बात समझिए मेरी, है ना। तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, बट होल स्क्वायर हो गया, इस वजह से हो गया ये पूरा पॉजिटिव। तो स्टार्ट करेंगे आप पॉजिटिव से, क्योंकि अब सारे टर्म पॉजिटिव हो गए तो पूरा एक्सप्रेशन हमारा अब पॉजिटिव है। पॉजिटिव इवन पर कोई साइन चेंज नहीं, और पर साइन चेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा जाए, तो कहां से कहां? -1 से 0, यहाँ भी अनडिफाइंड है, 0 पर भी अनडिफाइंड है, यूनियन 0 से इनफाइनाइट तक पॉजिटिव। क्या हम लोग आंसर को ऐसे लिख दें? भाई -1 से 0 तक जा ही रहे हैं और फिर 0 से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और यूनियन करना है, तो क्या कंबाइन करके पूरा एक सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बस केवल हमको क्या करना होगा, इसमें से 0 को हटाना, क्योंकि 0 इस वाले सेट में भी नहीं है एंड 0 इस वाले सेट में भी इंक्लूडेड नहीं। तो 0 अगर दोनों में से किसी सेट में नहीं है तो यूनियन करने पर भी 0 हमको नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पर 0 आ जा रहा है, लेकिन 0 हमको नहीं चाहिए, तो हमको उसको हटाना। क्लियर हो गया? ठीक। तो आई थिंक क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से रिलेटेड वाली बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज, इसका भी तो शायद यहाँ पर कहीं नहीं यूज हो रहा है, बट इसके बाद जैसे हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे, लॉज ऑफ इनइक्वालिटी, उसमें उसका यूज होगा। बेसिक चीज़ है, हमको पता होनी चाहिए, तो उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, गलती करते हैं कि जब हमसे बोलते हैं कि चलिए हमको √4 की वैल्यू बताइए, तो +2 -2 +2, कौन सा आंसर सही? √4 की वैल्यू केवल +2 होती है कि √4 की वैल्यू केवल -2 होती है, या √4 की वैल्यू +-2 होती है? इसमें कौन सा सही है? तो बहुत ना, ये तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कहता ऐसा नहीं कि √4 -2 है। कंफ्यूजन कहाँ होता है? कुछ लोग कहते हैं कि √4 +-2 है, कुछ लोग कहते हैं कि √4 की केवल एक ही वैल्यू है +2। तो √4 सिर्फ और सिर्फ +2 ही होता है, +-2 नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। अंडर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी x
is defined as पॉजिटिव क्वांटिटी। अंडर रूट एक्स का जो भी रिजल्ट आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसमें बहुत लोग गलती करते हैं कि अंडर रूट 4 की आप दो वैल्यूज लिखते हैं प्लस माइनस 2, कभी नहीं होता है ना, कहीं पर भी आप ऐसा नहीं देखेंगे। ऐसा लिखा है तो ये गलत लिखा है, अगर आपको ऐसा याद है तो आपको गलत याद है। अंडर रूट 4 किसी का भी अंडर रूट, किसी भी क्वांटिटी का अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अंडर रूट की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होती है और वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। स्क्वायर रूट की या कोई भी इवन रूट है ना, जैसे हमने बोला स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब समझते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है ना। तो कोई भी इवन रूट पावर 1/2 हो, या किसी क्वांटिटी का मान बोले पावर 1/4 ले लीजिए, या किसी क्वांटिटी का मान बोले पावर 1/6 ले लीजिए, कोई भी इवन रूट अगर आप लेंगे ना, स्क्वायर रूट करिए, फोर्थ रूट करिए, सिक्स रूट करिए, किसी भी इवन रूट की कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। जो भी इवन रूट्स हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, सिक्स रूट हो, ये सारे के सारे हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, हाँ इंक्लूडिंग जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा, बट ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अंडर रूट एक्स का जो भी रिजल्ट आएगा दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये एक्स को जीरो लेंगे तो जीरो है, उसके अलावा आप कुछ भी और वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। ध्यान रखेंगे ना, गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें। किसी भी इवन रूट का चाहे स्क्वायर रूट हो, जनरल बात, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, सिक्स रूट हो, कोई भी इवन रूट की जब भी हम बात करेंगे उसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जो भी इवन रूट है दे आर डिफाइंड टू बी अ क्वांटिटी व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उनका रिजल्ट या तो जीरो होगा या हमेशा जीरो से बड़ा होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग वेविकल में एक ही लास्ट टॉपिक बचा है कि जैसे भी उन्होंने देखा कि अगर क्वाड्रेटिक है तो हम उसको फैक्टराइज कर दे रहे थे। अब अगर क्यूबिक आ गया है ना, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ, अब इसका वेरिएबल्स हम लोग कैसे बनाएंगे। तो बात तो वही जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया कि जब तक आप इसको लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज नहीं कर लेते है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक भी था, सीधे सीधे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लेकर के हम वेरिएबल नहीं बना सकते थे। हमने उसको पहले फैक्टराइज करना सीखा है ना, कि हम उसको फैक्टराइज कर ले जाए एंड देन फैक्टराइज करने के बाद जब उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे तभी हम उसका वेरिएबल बनाने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बात वही है कि अब जब तक हम इसको लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज नहीं कर लेते तब तक हम वेरिएबल बनाने के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल उन्होंने स्टार्टिंग वहीं से किया था कि सारे सारे फैक्टर्स लीनियर होने चाहिए, देन पावर सबका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 100 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। तो जब तक आप इसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज नहीं कर लेते तब तक आप इसका वेरिएबल्स नहीं बना सकते। तो अगेन कैसे इसको फैक्टराइज करना है वही चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तो फिर जैसे हम लोग वेरिएबल में प्रोसीड करते हैं वैसे प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग क्योंकि सफिशिएंट क्वेश्चन कर चुके हैं तो उसके बाद आगे कैसे प्रोसीड करना है वो हम नहीं करेंगे, वो आप खुद से आगे प्रोसीड करके देख सकते हैं। इसको कैसे फैक्टराइज करना है उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक। तो जनरल बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक है ax क्यूब, अब इसको अगर हमको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, फैक्टराइज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे जब क्वाड्रेटिक था तो इसके लिए क्या तरीका बताया गया। तो हमने बोला कि आप इसको जीरो से इक्वेट करिए,
इसके रूट्स फाइंड कर लीजिए। अच्छा ये चीज़ हम लोग समझते हैं, डिग्री वाली बात तो हम लोग समझते हैं ना, जैसे पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 होगी है ना, जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले इसको 0 से इक्वेट कर लीजिए, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है 9-10 का, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स आएंगे। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 रूट्स आएंगे ना। जब आपने इसको 0 से इक्वेट किया तो आपको इसके 2 रूट्स मिले अल्फा बीटा, इसको जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि इसकी डिग्री 3 है यहाँ पर आपको इसके 3 रूट्स मिलेंगे अल्फा बीटा गामा है ना। तो जब हमको इसको फैक्टराइज करना था तो इसके फैक्टराइजेशन के लिए क्या तरीका बताया भाई, आप इसको लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो फैक्टराइज करने का तरीका है आप इसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। आपका पॉलिनोमियल ये जो एक्सप्रेशन है चाहे जितने भी डिग्री का हो, आप सेम पैटर्न को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर हमको क्यूबिक को भी फैक्टराइज करना होगा है ना, तो इस क्यूबिक को भी फैक्टराइज करके हम ऐसे लिख सकते हैं a क्या था यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे a क्या है x क्यूब का कोफिशिएंट। जो भी आपका पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल समझते हैं ना सब लोग, जो भी पॉलिनोमियल होता है इसमें आप डिग्री कैसे देखते हैं, तो आप बोलते हैं कि भाई जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म होगा वो आपको डिग्री देगा, इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 2। तो जो आपका डिग्री डिफाइनिंग टर्म होता है, जो आपका डिग्री डिफाइनिंग टर्म होता है, कहने का मतलब जो सबसे बड़ा पावर वाला टर्म होता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है इसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। नाम याद रखिए ना कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में लिखा है लीडिंग कोफिशिएंट, तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब उसमें x का जो सबसे बड़ा पावर वाला टर्म होगा उसका कोफिशिएंट है ना, इसके लिए जनरल टर्म यूज किया गया। किसी भी पॉलिनोमियल में जो x का सबसे बड़ा पावर वाला टर्म है जो आपका डिग्री डिफाइनिंग टर्म है। डिग्री डिफाइनिंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी को देख करके आप इसकी डिग्री बताते हैं। आप बोलते हैं भाई इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है ना। तो जो आपका डिग्री डिफाइनिंग वाला टर्म है इसी का जो कोफिशिएंट होता है इसके लिए जनरल टर्म या जनरल नाम यूज किया जाता है, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये नाम याद रखिए, ठीक। तो अगर हमको किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो हम हमेशा लिख सकते हैं a टाइम्स a, जहाँ पे उसका लीडिंग कोफिशिएंट है, तो हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स x माइनस, अब जो भी उसके रूट्स हैं उसको उस तरह से लिखते जाइए, कहने वाला x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, इस तरह से। कहने का मतलब अगर हम आपको एक 4 डिग्री की भी इक्वेशन दे दें, ax टू द पावर 4 bx स्क्वायर bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 0 से इक्वेट करने पर इसके कितने रूट्स आएंगे 4 है ना, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी 4। तो मान लीजिए अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है तो आपसे बोले कि जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो भाई लीडिंग कोफिशिएंट अगेन a टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, ठीक है। तो ये जो फैक्टराइजेशन का तरीका है ये जनरल है, ठीक। तो अच्छा क्वाड्रेटिक में तो उन्होंने प्रूव कर लिया था, मैंने हमने इसको ओपन कर दिया एंड देन वहां से हमने ऑब्जर्व कर लिया। क्यूबिक के लिए या हायर पावर के लिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो इसका एक जनरल प्रूफ है, उसको भी इक्वेट करते हैं। हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ते थे ना, फैक्टर थ्योरम याद होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम क्या कहता था, इसको हटा देता हूं। फैक्टर थ्योरम ये कहता था कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये कोई भी पॉलिनोमियल चलिए एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन किसी वैल्यू अल्फा को पुट करने पर 0 हो जाए, फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं 10 में, याद होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर x इक्वल्स टू अल्फा पुट करने पर वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर 0 हो रहा है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। यही फैक्टर थ्योरम था कि अगर किसी भी वैल्यू अल्फा पुट करने पर एक्सप्रेशन 0 हो गया पॉलिनोमियल तो
x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। तो जब आप कह रहे हैं कि अल्फा पुट करने पर ये 0 हो गया तो बेसिकली अल्फा इसका रूट हो गया। आप किसी भी इक्वेशन का जो रूट कहते हैं वो तो उसको सेटिस्फाई करता है ना, सेटिस्फाई करता है, उसको पुट करने पर 0 आ गया। तो जब आप कह रहे हैं कि अल्फा पुट करने पर इसको 0 बना दे तो ऑब्वियसली अल्फा बेसिकली क्या हो गया, अगर हम इसको 0 से इक्वेट कर दें तो ये जो क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी का रूट ही हो गया ना। ये भी बात हमको समझ में आनी चाहिए कि रूट्स बेसिकली क्या होते हैं, हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम बोल रहे थे कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अगर हमने बोला कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो ऑब्वियसली अल्फा पुट करने पर ये 0 आएगा और बीटा पुट करने पर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब वही बात है कि अगर अल्फा पुट करने पर ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि भाई x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होना चाहिए। बीटा पुट करने पर भी अगर ये 0 हो रहा है तो अगेन फैक्टर थ्योरम से x माइनस बीटा भी इसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो फैक्टर थ्योरम हमको ये बता देगा कि अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा भी पुट करने पर ये 0 हो रहा होगा ऑब्वियसली, बीटा भी पुट करने पर 0 होगा, और अगर अल्फा पुट करने पर 0 हुआ तो फैक्टर थ्योरम से x माइनस अल्फा उसका फैक्टर हो गया। बीटा पुट करने पर भी अगर ये 0 हुआ तो x माइनस बीटा भी उसका एक फैक्टर हो गया। ठीक, तो पहले तो इतनी बात हमको क्लियर होनी चाहिए। अब इन दोनों के अलावा क्या और कोई फैक्टर नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि इसके अलावा एक और कोई फैक्टर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए x माइनस गामा जैसा ऐसा कोई फैक्टर, तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये x में क्यूबिक बन जाएगा, है ना? बट आपका LHS तो x में क्वाड्रेटिक ही है, यानी कि x स्क्वायर से बड़ा टर्म नहीं आना चाहिए, यानी कि इनके अलावा और कोई फैक्टर इसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कितनी बात ये तो जितने रूट्स हैं उन्हीं की करस्पॉन्डिंग हमको फैक्टर्स मिलेंगे, उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर अगर हम सोचेंगे तो इधर क्यूबिक बनने लगेगा और इधर रह जाएगा क्वाड्रेटिक, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। अब जब आप कह रहे हैं कि इक्वल टू, है ना, तो आपका LHS RHS एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, लेकिन अभी इक्वल नहीं है, मतलब अभी हम इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं इक्वल है? आपसे बोले चलिए आप इसको ओपन करें, दोनों तरफ अगर आपने इक्वल लगाया तो एग्जैक्टली सेम बनना चाहिए, LHS RHS में एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। आपसे बोले कि चलिए आप इसको ओपन करिए इसको, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा अभी 1, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना अभी दिख रहा है आपको a, और यहाँ पर भी आ रहा है 1, तो अगर इसको इक्वल होना है तो यहाँ हमको a से मल्टीप्लाई करना ही होगा, तभी जाकर के इधर भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a बनेगा और इधर भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a बनेगा। और जैसे ही x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप एडजस्ट कर लेंगे बाकी के सारे कोएफिशिएंट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा इसके इक्वल आ जाएगा। पहली बात समझे, इसी को फिर से एक बार देख लेते हैं, चलिए क्यूबिक के लिए। तो अगर इस क्यूबिक के 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा पुट करने पर भी भाई सब सेटिस्फाई करेंगे इसको, तो अल्फा पुट करने पर भी 0 आएगा, बीटा पुट करने पर भी 0 आएगा, गामा पुट करने पर भी 0 आएगा। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि भाई अगर अल्फा पुट करने पर 0 आ रहा है तो इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस अल्फा, बीटा पुट करने पर भी अगर 0 आ रहा है तो इसका एक और फैक्टर हो जाएगा x माइनस बीटा, एंड गामा पुट करने पर भी अगर ये 0 आ रहा है तो इसका एक और फैक्टर होना चाहिए x माइनस गामा। फिर से वही बात, क्या एक और एक्स्ट्रा कोई फैक्टर हम सोच सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहीं तक ये क्यूबिक हो गया। अगर कोई हम एक्स्ट्रा फैक्टर ले जाएंगे तो अब इसको मल्टीप्लाई करने पर ये x में 4 डिग्री का, है ना, 4 डिग्री के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री के लिए टर्म यूज करते हैं क्यूबिक, 4 डिग्री के लिए टर्म यूज करते हैं बाई क्वाड्रेटिक, 4 डिग्री के लिए टर्म यूज करते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर हो सकता है, तो नहीं, और कोई फैक्टर नहीं हो सकता, नहीं तो इधर बनने लगेगा बाई क्वाड्रेटिक और इधर क्यूबिक ही है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं हो सकता। तो एक्स्ट्रा फैक्टर पहले तो नहीं हो सकता। अब क्या LHS RHS एग्जैक्टली इक्वल है? तो फिर से x
x क्यूब का कोफिशिएंट, आप जब इसको ओपन करेंगे तो x क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा 1, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा ओपन करेंगे 1 आएगा, बट इधर x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है a। तो अगर LHS RHS को एग्जैक्टली इक्वल होना है तो इधर हमको a से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के हमारा RHS और LHS एग्जैक्टली इक्वल होगा। यानी कि अब हम क्यूबिक को फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। फैक्टराइजेशन वाली बात करेंगे तो जैसे हम क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा, आप उसी कंसेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे डिग्री 3 इक्वेशन हो, डिग्री 4 हो, डिग्री 5 हो, 6 हो, कैसे भी आप ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा एंड सो ऑन ऐसे करके लिख सकते हैं। 3 डिग्री 4 डिग्री सभी सेम कंसेप्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्वाड्रेटिक में फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया हमको पहले तो। अब बात ये कि भाई ये वाले फैक्टर्स फाइंड कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि जब हमको ये फाइंड करेंगे तभी हम उसको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो क्वाड्रेटिक में बहुत आसान होता है भाई। क्वाड्रेटिक में तो एक फॉर्मूला है, इसके रूट्स फाइंड करने के लिए, अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बता दिया गया कि भाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लीजिए तो आपको अल्फा और बीटा मिल जाएगा। आपको अल्फा बीटा मिल गया तो आपने डायरेक्टली इसके दोनों फैक्टर्स लिख दिए, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। क्योंकि फैक्टराइज अगर हमको करना है तो हमको अल्फा चाहिए होगा, हमको बीटा चाहिए होगा, हमको गामा चाहिए होगा। a तो हमको पता हो यहाँ से देख कर, तो हमको जब तक अल्फा बीटा गामा नहीं मिलेगा हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो क्वाड्रेटिक में आसान था। क्वाड्रेटिक में तो अल्फा बीटा रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था, आपने रूट्स फाइंड कर लिया अल्फा बीटा, आपने इसको फैक्टराइज करके लिखा। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन में क्या रूट्स फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला होता है? क्या क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स फाइंड करने के लिए हमने कहीं कोई फॉर्मूला डिस्कस किया है? कभी हमने पढ़ा है 8 9 10 में ऐसा कोई फॉर्मूला होता भी? क्यूबिक में आप रूट्स फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं बेसिकली। क्वाड्रेटिक में तो बहुत आसान था, फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने फॉर्मूला लगा दिया, अल्फा बीटा आ गया, आपने फैक्टराइज कर दिया। क्यूबिक में फॉर्मूला नहीं है तो रूट्स नहीं मिलेंगे, रूट्स नहीं मिलेंगे तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक हमको अल्फा बीटा गामा नहीं मिलेगा तो हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो अब ये वाला जो डिस्कशन है इसको हम लोग आज यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो इसमें हम, है ना, आप लोग थोड़ा सा इसमें सोचिएगा कि अब अगर हमको क्यूबिक के रूट्स नहीं पता है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो फॉर्मूला नहीं है तो अल्फा बीटा गामा फाइंड नहीं कर सकते। तो अब अगर ये फाइंड नहीं कर पाएंगे तो हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, है ना। तो अब ये वाला जो पार्ट है इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसको फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। वेवी का वन तो ऑलमोस्ट फिनिश है, इसमें केवल अभी यही वाली चीज़ बच गई है क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। बट हमको ये वाली बात अगेन क्लियर होनी चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे वो क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, ना, अगर आपको उसके रूट्स पता है सारे तो आप उसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जनरल एक्सप्रेशन वाली चीज़ क्लियर हो जाती है। ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा 4 डिग्री का होता, 4 रूट्स हो जाते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तुम लिख देते ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा, है ना। तो फैक्टराइजेशन का जो एक्सप्रेशन है ये वाली बात हमको क्लियर होनी चाहिए। अब बात ये है कि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करके तब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक में रूट्स फाइंड करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं होता। तो कैसे इसका फैक्टराइजेशन किया जाता है इसको हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं।